हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैब या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और साथ ही साथ में वो थर्ड ईयर के या तो एक्स स्टूडेंट है या फिर लास्ट ईयर उनकी 1 नंबर से 2 नंबर से बैक आ गई थी या फिर वो इम्प्रूवमेंट डाल रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन का अपना एग्जाम देने वाले हैं। और आज हम इस मैराथन क्लास के अंदर कई सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं 2 मैराथन क्लास लाऊंगा आपकी सब्जेक्ट की, एक अभी जो आप देख रहे हो और एक आज रात को ही आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में आप सभी को कुछ नहीं पढ़ना, हालांकि मैंने आप सभी के लिए पहले भी ये वीडियो अपलोड कर दी है आप सभी के लिए एक एक टॉपिक की, बट स्टूडेंट्स को मिल नहीं रही, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप सभी की ऑन डिमांड पर 2 ही वीडियो में कंप्लीट पूरा सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये पूरे का पूरा जो आप देख सकते हो, मैंने जो स्लाइड है 27 पेज की आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है और इस पीडीएफ के थ्रू मैं आप सभी को अच्छे तरीके से अटेंटिव लेक्चर देने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के भूमंडलीकरण के या फिर ग्लोबलाइजेशन के आपको आयाम का चर्चा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कोई सा भी आयाम पूछे, सांस्कृतिक, तकनीकी, राजनीतिक या फिर आप सभी का आर्थिक, तो इन सब में सबसे पहले भूमंडलीकरण क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो भूमंडलीकरण क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भू और दूसरा शब्द है आपका मंडलीकरण। भू का मतलब होता है भूमि, यानी कोई एक देश, भूभाग जहाँ पर स्थान में लोग इंसान निवास करते हैं, और मंडलीकरण का मतलब होता है समाहित करना। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो भू का अर्थ होता है भूमि, यानी वो स्थान जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित होना यानी इकट्ठा होना। इस प्रकार भूमंडलीकरण शब्द जो है इसका अर्थ हुआ एक ऐसे प्रदेश पर रहने वाली एक आबादी जो अपनी सीमाओं को बुलाकर अपने आपसी सहयोग, वो सहयोग राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है। और हम कहें वैश्वीकरण शब्द की तो 4 चीज़ें याद रखनी है: व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और ज्ञान। व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और ज्ञान, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और ज्ञान, इन सब का स्वतंत्र आदान प्रदान या फिर स्वतंत्र प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। वैश्वीकरण अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है विश्व और दूसरा शब्द है एकीकरण। यानी इस पूरे शब्द को अगर हम देखें तो व्यक्ति, पूंजी, ज्ञान, तकनीक का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। कुछ लोग वैश्वीकरण को प्रवाह यानी फ्लो के रूप में देखते हैं। इंग्लिश में आपको याद रखना है कि प्रवाह यानी वैश्वीकरण को फ्लो के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन शब्द भी आ जाए तो उसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ग्लोब प्लस में लाइजेशन। ग्लोब का मतलब होता है विश्व, जहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं, अलग अलग प्रकार के देश हैं, और लाइजेशन मतलब सब में समाहित होना, इकट्ठा होना। तो वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण का इतिहास के बारे में बात करेंगे। क्या इसका इतिहास है? तो हम बात करेंगे वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जो है ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही है। आपको ध्यान रखना है वैश्वीकरण जो है आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी, जिसके हमें अंश मिले हैं, एक तो मेगालिथिक पीरियड वगैरह है, लेकिन वो सभ्यता नहीं है, हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एक ही है। इन सभ्यताओं का जो कॉन्टैक्ट था वो अरब की सभ्यताओं से भी था, मिस्र की सभ्यताओं से, चीन की सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, इन सब से कॉन्टैक्ट था, उनसे वो व्यापार किया करते थे। और उस समय भी यहाँ पर से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था। परंतु हम देखें तो बदलते समय के साथ में इसके परिवेश में परिवर्तन आया है, इसके दायरे में बदलाव आया है, और 1990 के दशक में लगभग ये पूरे विश्व में फैल गया। इसके पीछे एक मुख्य वजह ये भी थी कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और सोवियत संघ के विघटन के कारण ही हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, वैश्वीकरण पूरी दुनिया में फैलने लगता है। इसके बाद में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम, तो इसके 4 आयाम हैं। वैसे यहाँ पर हम 3 आयाम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 आयाम ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला राजनीतिक आयाम, फिर आर्थिक आयाम और फिर सांस्कृतिक आयाम। तो राजनीतिक आयाम के अंदर क्या है? राजनीतिक आयाम के अंदर यह है कि राज्य की स्वयंप्रभुता में बदलाव आया है। चूँकि बहुत सी गतिविधियाँ अब जो है वो राज्य से बाहर हो चुकी है। जैसे पहले सूचना के लिए हमें राज्य पर निर्भर होना पड़ता था,
इस जगह पर राज्य का मतलब क्या है? तो इस जगह पर राज्य का मतलब होता है सरकार से। तो पहले ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ थी जो सरकार के ऊपर निर्भर थी। जैसे हमें कोई न्यूज़ चाहिए तो हमें डीडी नेशनल, आकाशवाणी या फिर जो अन्य सरकार द्वारा संचालित उपकरण है, न्यूज़पेपर वगैरह, उन सब के थ्रू ही हमें पता चलता था। परंतु आज के समय में हम देखें तो इसके आयाम में बदलाव आया है। आज दुनिया भर के डेली हंट, इसके अलावा इन शॉर्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी हैं या फिर निजी मीडिया भी है। जो निजी मीडिया क्या करती है, आपको फटाफट पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी फटाफट आपको दे देती है। तो सूचना के लिए वो हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने वाले लोग भी आप सब समझ गए होंगे कि आप में से ज़्यादातर के घर में डीडी न्यूज़ तो चलता ही नहीं होगा। तो आज इसकी वैल्यू किससे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था कि डीडी न्यूज़ का जो प्रोग्रामिंग था, आकाशवाणी था, पूरे देश में देखा जाता था। चलिए, तो ये वैश्वीकरण का पहला इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट वैश्वीकरण का राजनीति पर है कि प्रत्येक राज्य के जो नागरिक को नागरिकता का जो दर्जा मिलता है, पहले सरकार ही देती थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ गया है। एक व्यक्ति को कई नागरिकताएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि उससे नागरिकता मिलती नहीं तो वो निवेश नहीं करता। अगर मुझे नागरिकता नहीं मिलती तो मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, कहीं और देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को एक प्रॉफिट के रूप में आजकल देखा जाता है और कोई भी सरकार जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसका एक गलत रूप है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को समझ लोगे तो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या था, नीरव मोदी था, उसने हमारे देश में लोन लिया, करोड़ों का लोन लिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि अपना लोन लेने के बाद पैसा इकट्ठा करने का देश छोड़ के भाग गए। और देश छोड़ के भाग जाने की वजह से क्या है, हमें ये दिखता है कि वैश्वीकरण, हम अगर हमारे पास पैसा है हम दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो दूसरा देश हमें प्रोटेक्ट भी करता है और हम उसका कुछ कर भी नहीं पाते। तो यहाँ पर वैश्वीकरण का एक नकारात्मक रूप भी हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जो कि इस पॉइंट से रिलेट करता हुआ ये, और आप नकारात्मक में भी उसको लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन। इन सब पर चलाने में बहुत सी तकनीकें सरकार को मिली है और इन तकनीकों का उपयोग करके आज सरकार जो है मानवाधिकारों की रक्षा कर पा रही है। जैसे अब हम देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले हमारे पास नहीं हुआ करती थी, सरकार को अब विदेश से वो टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो गई है और इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हमारे देश की शासन व्यवस्था जो है वो बेहतर होती जा रही है। बात करते हैं और भी। फोर्थ पॉइंट आप सबके सामने आ गया है, राज्य का दायरा कमज़ोर हो गया है। राज्य का दायरा कमज़ोर हो गया है तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि राज्य पहले कल्याणकारी कार्य करता था। जैसे कल्याणकारी कार्य में राज्य स्कूल्स की व्यवस्था करता था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता था, रोजगार की व्यवस्था करता था। परंतु अब ये जो है धीरे धीरे राज्य ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो टीएनसी एमएनसीज है वो हमारे देश में आ रही है और अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। टीएनसी एमएनसी यानी बहुत सारी मल्टीनेशनल हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बन रहे हैं, उन स्कूल्स का लाभ हमारी पब्लिक को मिल तो रहा है, एजुकेशन मिल रही है उन लोगों को, स्वास्थ्य के सेक्टर में उनको लाभ हो रहा है। परंतु अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारा देश का जो बेनिफिट है वो बाहर चला जाता है, या फिर हम उनकी तकनीकों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं। और तकनीकों के ऊपर निर्भर होने की वजह से जो ये आर्थिक साम्राज्यवाद है, आर्थिक साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि भाई हम जो है वो पूरी तरीके से टीएनसी एमएनसी या फिर विदेशी कंपनी पर निर्भर होते जा रहे हैं। इससे वैश्वीकरण के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सस्ते दामों पे मिल रही है, परंतु आज हम अपने देश की चीज़ों को छोड़कर उनके देशों की चीज़ों को अपना रहे हैं, उनके देशों की चीज़ों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और इससे हम उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, आज हमारे सामने चाइना के उधर से आने वाला बहुत सारा प्लास्टिक का मटीरियल है। चाइना प्लास्टिक का मटीरियल इतना ज़्यादा बना रहा है और प्लास्टिक जो है उसने बहुत जगह पर अपना रूप पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर ली है, चाहे वो चेयर से बात करें, बैठने तक के टेबल्स तक की, क्योंकि वो प्लास्टिक जो होता है वो पानी में ख़राब भी नहीं होता, लकड़ी, लोहा, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ रहा है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं और वो चीज़ें हमें सस्ते दाम पर मिलती है तो अपने देश का सामान भी भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो सिर्फ उन विकसित देश के लोगों को ही मिल रहा है या उन विकसित देश के लोगों को ही हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। WTO, IMF और WB, ये तीन बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर व्यापार बढ़ाने में, ऋण देने में और साथ ही साथ आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करती है। इसके ज़रिए विकसित देश अपनी मनमर्जी कर पा रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में विकसित देश जो है आज WTO, IMF और WB इन सब की सहायता से क्या कर रहे हैं, विकसित देश गरीब देशों के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके संसाधनों को यूज़ करके अपने आप को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं।
तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द आर्थिक आयाम। अब स्टार्ट होगा। अब राजनीतिक आयाम हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ उसके बारे में क्या था, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आर्थिक आयाम की। कई बार क्वेश्चन आर्थिक राजनीतिक दो एक साथ पूछ लेता है, तो दो पूछ लेगा तो भी आप लिख लोगे तब तो और फायदा है। एक में थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, दो में थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो भी काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा। तो क्या है, विश्व में ज़्यादातर देशों में अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। सबसे पहला फायदा ये हुआ है कि विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है तो उनको सहयोग मिल रहा है, और देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विकास तो हो रहा है, ना केवल बल्कि विकासशील देशों में भी काफ़ी ज़्यादा विकास होता जा रहा है। सेकंड पॉइंट आप सभी के सामने, अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, श्रमिक, तकनीक, इन सब का आदान प्रदान हो रहा है। ये वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम के अंतर्गत है कि भाई अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक टीचर्स, एक जगह से दूसरी जगह पर स्कॉलर, रिसर्चर, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके बाद में जो वस्तु, पूंजी, ज्ञान है, इनका भी स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो रहा है। इसके बाद में जो विश्व के विभिन्न बाज़ारों में जो बटे हुए हैं, विश्व के विभिन्न जो पहले बाजार बटे हुए थे, जैसे मान के चलो अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तो भाई जहाँ पर ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन जिस चीज़ के पाए जाते हैं, वहाँ से वो चीज़ें दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होती है। परंतु विश्व के आज एक बाजार निर्माण हो गया है कि आज हम एक जगह पर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पर से हमारे क्षेत्र में ना उपलब्ध होने वाली चीज़ों को भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार का संतुलन करने के लिए एक मुद्रा का प्रयोग बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा संतुलन बनाना। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप अमेरिका से कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, लेकिन अमेरिका रुपया क्यों लेगा, अमेरिका में तो रुपया चलता ही नहीं, तो उसको एक ऐसी माननीय मुद्रा चाहिए। तो इस माननीय मुद्रा को बढ़ावा देने में या फिर एक दूसरे से संघर्ष ना हो, इसके लिए हम कहीं ना कहीं देखते हैं वैश्वीकरण जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारिक प्रतिबंध, औद्योगिक नीति में कटौती हुई है। इसका लाभ यह हुआ है व्यापारिक प्रतिबंध का मतलब होता है कि दो देश जो है आपस में अगर उनके विवाद चल रहे हैं तो वो एक दूसरे पे प्रतिबंध लगा देते हैं। उन दोनों का कन्फ्लिक्ट चलता है तो एक दूसरे से अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं करते, तो वो व्यापारिक प्रतिबंध होता है और वो एक दूसरे पे लगा लेते हैं। औद्योगिकरण की नीति में क्या है, इसमें भी कटौती हुई है। औद्योगिकरण की नीति में कटौती हुई है और आयात और निर्यात जो है इसमें भी कटौती की गई है। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश ये इकोनॉमिक का ही पॉइंट है। विदेशी निवेश का मतलब होता है एफडीआई। एफडीआई का भी कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप दिल थाम के बैठिए और पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आप मास्टर्स करोगे तो वहाँ से भी हमारा चैनल सपोर्ट करता है। जब आपके एग्जाम होते हैं तो पूरी तैयारी करवाता है, चाहे एसओएल का एग्जाम हो तो मास्टर का हो, तो आप वहाँ भी जाओगे तो भी आप लोगों के लिए ये चैनल पूरी आपकी हेल्प करने वाला है। अगला है WTO, IMF, WB, इनका महत्व में वृद्धि हुई है और विकास की वजह से इन्होंने अपना, ज़्यादातर विकसित देश हैं, इनका वर्चस्व बढ़ चुका है इसके अंदर। तो ऐसे देश जहाँ पर व्यापारिक नीतियाँ अच्छे से लागू नहीं हो पाती, आपस में बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है, तो ऐसे देशों के बीच में तनाव को भी कम करने में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। अब हम बात करेंगे अपने सांस्कृतिक आयाम की। तो सांस्कृतिक आयाम क्या है, ज़रा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक देश में संस्कृति जो है उसका मिश्रण हो चुका है आज। वैश्वीकरण के कारण क्या है कि विश्व की संस्कृति आपस में मिलने लगी है, जिससे लोगों की अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है और संस्कृति को पहचानना भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिमी संस्कृति का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर हम बात करें हमारा खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें बदलती जा रही है। इसके बाद में अगला है, विश्व में जो मध्य संस्कृति और सभ्यता वाले देश हैं उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। मध्य संस्कृति और संघर्ष मतलब यह है कि कोई भी देश है वो वैश्वीकरण को अपना रहा है तो उसको अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये दिख रहा है कि रूढ़िवादी सोच, जो हमारी पुरानी सोच थी जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते थे कि जैसे लव मैरिज नहीं करनी या और सारी चीज़ें, तो उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। रूढ़िवादी सोच जो है हमारी धीरे धीरे बदल रही है कि वैश्वीकरण के आने से ना केवल सिर्फ शादीशुदाओं में बल्कि हमारे खान पान में, हमारे सोचने विचार करने के तरीके में, कपड़े पहनने के ढंग में, बोलने के ढंग में, इन सब में भी परिवर्तन आ रहा है।
अपने ही देश की संस्कृति को प्राथमिकता ना देना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आजकल हम अपने देश की संस्कृति को इतना प्राथमिकता नहीं दे रहे, क्योंकि हम दूसरे देश की चीज़ों को अपनाना एक फैशन के रूप में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृति का अंत हो जाना। क्षेत्रीय और स्थानीय जो रोजगार है वो धीरे धीरे इसके कारण से, वैश्वीकरण के कारण से एक तो रोजगार कम हो रहा है और साथ ही साथ उनके अंदर अंतर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अपने एक और नए क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, आप इसको भी समझिए। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आपसे लाभ और हानि या गुण या अवगुण आपसे पूछे गए। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को जरूर करना है। इसके बाद में तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आपको अर्थ लिखना होगा। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ क्या होता है, जब किसी देश की कंपनी के द्वारा किसी अन्य देश में निवेश यानी भौतिक रूप में पैसा लगाया जाता है, फिजिकली रूप में पैसा लगाया जाता है, तो और वो पैसा है वो लाभ कमाने के लिए लगाया गया है, तो वो पैसा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर भी कोई पैसा डोनेट कर दिया तो वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई है, ये तो डोनेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं कि विदेशी अगर हम पे डोनेशन भी मिल रहा है तो उसको भी आप FDI समझ लो, ऐसा नहीं होता। तो आप भौतिक संसाधन वहाँ पर स्थापित करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो आप संस्थाएं स्थापित करती हो, जो आप कार्य करते हो, ये किसके अंदर आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर आता है। जब तक 10% निवेश बाहरी कंपनी का नहीं होगा तो जब तक विदेशी निवेश नहीं माना जाता। 10% का एक स्लीब है जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी कंपनी के थ्रू ऐसे आता है कि वहाँ पर उस कंपनी के अंदर हमारी सरकार के भी ऋण होंगे या हमारी सरकार के भी शेयर्स होंगे और उनके भी शेयर्स होंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में कम से कम 10% शेयर तो विदेश के होने ही चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो विदेशी निवेश जो है उसके कई प्रकार है। तो सबसे पहला एक तो इनवर्ड है और दूसरा आउटवर्ड है। इनवर्ड को हम बोलते हैं अनुसंघीय, जो कि बाहरी कंपनी और बाहरी देशों के लिए सरकार मिलकर निवेश करने का कार्य करती है। और आउटवर्ड वो होती है जो कि पूरे तरह से देश के बाहर होती है और उन कंपनियों को व्यापार करने के लिए विवश किया जाता है। आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि अपने पीछे तर्क। अभी भाई इसके पीछे FDI हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकता है। सबसे पहला तर्क है अर्थव्यवस्था के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि देश में अगर उत्पादन तो हो रहा है लेकिन विदेशी निवेश या विदेशी कंपनी के आने से विदेशी निवेश तो मिला ही है लेकिन उत्पादन में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो इन इन्वेस्टमेंट के हमें अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छे समझेंगे, इन इन्वेस्टमेंट में हमें को एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि उसके अंदर जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि वो तकनीकें भी लेकर आती है, तो उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में संघर्ष से निकालने में मदद करती है। FDI क्या करता है, आपके देश अगर बहुत ज़्यादा संकट के दौर से चल रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि अब नोट छापे जा सकते हैं, पैसे छापे जा सकते हैं, तो वैश्वीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर नोट छापना है, अगर वहाँ पर ज़्यादा FDI नहीं आता यानी विदेशी निवेश नहीं आता, तो वहाँ पर गरीबी रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें, आज हमारे देश में मोदी सरकार या जो भी सरकार हो, किसी भी सरकार के पास में नोट छापने की मशीन होती हो, चाहे तो किसी को गरीब क्यों रखे, चाहे तो सब कोई 2-2 हज़ार की गड्डी रोज़ के रोज़ पकड़ाते रहे, उनको करना है क्या, उनको तो करना इतना ही है। लेकिन बट ऐसा नहीं हो सकता भाई, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि कर रखी है कि कोई भी देश एक हद से ज़्यादा पैसे नहीं छाप सकता, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। नहीं तो जो जितनी आपके पास में इन्वेस्टमेंट होगी फॉरेन, उतना ही आप अमाउंट उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में, उन देशों की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में मदद करता है, क्योंकि देश को ऋण लाने में क्या होता है, आवश्यकता नहीं पड़ती, देश को ऋण लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और निवेश के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा संभव या पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के नए अवसर का उदय होना। रोजगार के नए अवसर का मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियों के आने से उद्यम जो है उनका निर्माण हुआ है और इसके ज़रिए कई निवासियों को रोजगार धीरे धीरे मिलने लगा है। जैसे इस्पात संयंत्र है, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, इन सब जगहों पर लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है धीरे धीरे। अगला है श्रमिकों का शिक्षण। श्रमिकों का शिक्षण क्या होता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रमिकों को कार्य करने से पहले शिक्षणों को प्रशिक्षित किया जाता है। कोई भी श्रमिक है, कोई भी मजदूर है, कोई भी काम सिखाने से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें श्रमिक को नई नई तकनीकें चलाने का अवसर मिलता है। तकनीकों को अत्यधिक जागरूकता आदि होनी चाहिए उस व्यक्ति को। तकनीकों से पहले जिस प्रकार इन शोषण किया जाता है, ठीक इसी तरीके से ये भी शामिल मिलेगा
कि अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आप किस तरीके से और सारी चीज़ें करोगे। इसके बाद में विनिर्माण और वस्तु के गुणवत्ता को सुधारने में एफडीआई का बहुत रोल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं उद्योग में, और उद्योग में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगी। तो देश भर में जो है देशी उद्योग ज़्यादा अब एफडीआई के साथ में बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी हैं और देशी कंपनी जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, छुपती जा रही है। तो हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि वस्तुओं को बनाने में तेज़ी से आय कमी के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। ये वैश्वीकरण का एक नुकसान है कि जैसे वैश्वीकरण के आने से लोगों को कंप्यूटर मिल रहा है, इंटरनेट सेवा मिल रही है, और इन कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिनता जा रहा है। तो भाई देश के अंदर विभिन्न प्रकार के नए कर मिलने लगे हैं वैश्वीकरण के कारण। जो नए नए प्रकार के टैक्सें हैं, जैसे आपको जीएसटी मिलता है ना, व्यापारिक कर मिलता है, प्रशुल्क कर मिलता है, यानी सीमा कर जो होता है उसको ये बोलते हैं। कई प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, ऋण मिलते हैं, कर मिलते हैं। तो ये आप सभी को ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसके बाद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, इसकी हानियाँ बतानी है। हानियाँ का मतलब है इसमें जो इसकी डिमेरिट्स है। सबसे पहले देश की पूंजी जो है वो बाहर चली जाती है, क्योंकि विदेशी कंपनी आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी पैसा कमाती है उसको अर्न करके बाहर लेके चली जाती है, अपने साथ पैसे लगाती है और बाहर लेके चली जाती है। इसके बाद में देश की जनसंख्या में वृद्धि करती है और देशीय कंपनियाँ आती है। कैसे आती है, देशी कंपनियाँ आती है। देशी कंपनी जनसंख्या का बढ़ता स्तर देखकर उन्हें रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करने भी शुरू कर देती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि। एफडीआई के आने से मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि होगी। जो लोग कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो 200-250 रुपये की बढ़िया जॉब मिल जाती है पर डे के हिसाब से। तो इनका शोषण किस तरीके से बढ़ा है, अब यहाँ पर एक तरीके से समझिए कि मजदूरों को आर्थिक शोषण इस तरीके से बढ़ा है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो आज अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और अपनी सर्विस जब वो प्रोवाइड कर रही है तो वो मजदूरों से सस्ते दामों में काम करवा रही है। जैसे कि मैंने आपको कॉल सेंटर वाला एग्जांपल दिया था। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देश का डाटा जो है विदेश पहुंच जाना, इसका भी एक खतरा बना रहता है एफडीआई के थ्रू, क्योंकि हम जो भी कंसाइनमेंट लेकर आते हैं वहाँ पर भी उस कंपनी को, उस देश को समझाना होता है, और वो कहीं ना कहीं हम देखें तो उस कंसाइनमेंट के लिए थोड़ी सी समस्या भी खड़ी कर सकता है। तो देश के अंदर डाटा मशीन विदेशी जो कंपनियाँ हैं उन सबको एक संगठित करने का भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर में कटौती। तो एफडीआई के आने से रोजगार के अवसर में भी कटौती होने लगी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी तकनीकें आ रही है, तो एक मशीन कई लोगों का काम कर रही है, तो रोजगार में कटौती हो रही है। राज्य का दायरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। राज्य का दायरा कैसे कमजोर हो रहा है, राज्य का दायरा बल्कि और ताकतवर हो रहा है। कैसे कमजोर हो रहा है, कैसे ताकतवर हो रहा है, इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। कमजोर इस तरीके से हो रहा है कि आज हम ज़्यादातर विदेशी जो फूड हैगा उसको खाना चाहते हैं, विदेशी कल्चर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के कल्चर को हम इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस या इतना ज़्यादा हम फ़ायदा नहीं देखते। राज्य का दायरा कमज़ोर होना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग जिसे इंग्लिश में ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, बाह्य स्रोतन भी लिखा हुआ सकता है, या हिंदी में आपसे आउटसोर्सिंग, आउट ऐसे सोर्सिंग भी लिखा हुआ सकता है, और इसे श्रमिक का प्रोफेशन भी कहा जाता है। ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियाँ, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। और इस पेपर में क्वेश्चन जो है आपसे घुमा के भी बनता है। आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में श्रम प्रवसन और बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं, इसको बताइए। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा आउटसोर्सिंग जो है वो वैश्वीकरण को गौण रूप को एक्सपेंड करने की
की एक योजना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसको फैलाने में आउटसोर्सिंग ने बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई है ना। पूरी दुनिया में ये आउटसोर्सिंग जो है वो हावी हो रही है। आउटसोर्सिंग इसी को कहा जाता है जो अपने बिजनेस को देश के बाहर चलाने में आपकी हेल्प करती है। देश के अंदर से ये आउटसोर्सिंग होता है कि इनकम को आउटसोर्स करवाना है और अपने व्यापार को भी अपने देश के बाहर से हैंडल करवाना है। तो बाह्य स्रोतन जो है उन बहुराष्ट्रीय कंपनी और उन उद्यमों को कहा जाता है जो कि अपनी उत्पादन सेवाओं सस्ते दामों पर वस्तुएं मिलती है और इसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। अब ये आउटसोर्सिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है केपीओ और फिर दूसरा बीपीओ। केपीओ का मतलब क्या होता है, ज्ञान आधारित आउटसोर्सिंग, और बीपीओ का मतलब होता है व्यापार आधारित आउटसोर्सिंग। तो क्लियर है ये भी आप सभी को? ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके क्या लाभ हैं, इसको फिर इसकी हानि भी बात करेंगे। तो भाई विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाती है, आउटसोर्सिंग, एमएनसी आती है, टीएनसी आती है, तो अपने साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार भी लाती है, जिससे हम अलग अलग देशों में जाकर फिर अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको चेंज करवाते हैं जो भी हमारे पास होता है। तो बाह्य स्रोतन के जरिए आज व्यापार विकासशील देशों में कंपनियों के साथ साथ मेल नहीं मिलाया जाता था, और विकासशील देश जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। गरीब विकसित जो नॉर्मल देश है, कमज़ोर देश है, वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं, डाउन टू अर्थ। तो इस वजह से हम देखें तो विदेशी निवेश में जब मुद्रा में वृद्धि होती है तो उसके बाद में जो गरीबी है वो धीरे धीरे खत्म होना या फिर कम होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। एफडीआई के जरिए विकासशील देशों में धन लगाया जा रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार के नए अवसर। तो रोजगार के नए नए अवसर है, कौन कौन से नए नए अवसर? आउटसोर्सिंग की वजह से कॉलिंग है, ऑफिस वर्क है, तो नए नए जो आउटसोर्सिंग की वजह से हमारे पास में क्या हो रहा है, ऑप्शन बढ़ रहे हैं। तो बाह्य स्रोतन के जरिए आज गरीब पिछड़े और विकसशील देशों को रोजगार में वृद्धि हो रही है। भारत जैसे देश में कॉल सेंटर, मॉल्स, ई रिक्शा, कम पढ़े लिखे लोग जो है इन सब कार्यों को करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद में वस्तुओं की लागत में कमी आए और उपभोक्ता को अधिक लाभ मिले, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देती है एमएनसीज, क्योंकि मेन इनका कस्टमर होता है। इनका कस्टमर अगर खुश नहीं तो आप सब भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में मजदूरों का प्रशिक्षण हुआ। तो भाई बहुत ज़्यादा मजदूर है ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण हो रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जॉब से पहले, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति उनका ध्यान रखा जाता है, उनके साथ ही साथ जो उनके बीमा या फिर जो है वो भी करवाया जाता है, ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो वो लोग उस चीज़ को टेक ओवर कर ले या ठीक कर ले। अच्छा, इसके बाद में आप सभी को याद रखना है कि मजदूरों का प्रशिक्षण हुआ था और बाह्य स्रोतन के जरिए मजदूरों का एक प्रशिक्षण बोलने आया था कि वह ताकि वो मजदूरों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। तो मजदूर को बोलने आया था ताकि वो उसके लिए अच्छे से कार्य कर सके। इसके अलावा ज्ञान आधारित आंदोलन। तो ज्ञान आधारित आंदोलन कौन से होते हैं? वो सभी आंदोलन होते हैं ज्ञान आधारित आंदोलन जिनके ज़रिए हम ज्ञान की तकनीक से, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम ज्ञान टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बाह्य स्रोतन की हानियों। तो कई सारी हानियाँ, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, देश का पैसा जो है वो विदेश चला जाता है। बाह्य स्रोतन की मदद से विकसित देशों में लाभ हो रहा है और वहाँ के विकासशील देश मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास जो है आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए बाह्य स्रोतन की ये हानियों में से आता है। इसके बाद में मशीनों का उपयोग। मशीनों का उपयोग जो है ये भी बहुत व्यापक रूप से हो रहा है, और ये जाति के लिए, विभिन्न जातियों के लिए जो है उतना ज़्यादा खास नहीं है। तो मशीनों के उपयोग करने से जो ट्राइब्स की जो देसी उद्योग हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और ट्राइब्स के जो देसी उद्योग खत्म हो रहे हैं तो वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। उन्हें मजबूरन फैक्ट्रियों में या और जगहों पर काम करना पड़ रहा है, ताकि वहाँ से उनके लिए रोज़गार जो है वो इकट्ठा हो सके, या जो अपने परिवार है उसको वो अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण से पूंजीवादी को बढ़ावा मिला है।
पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। वैश्वीकरण 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण ही अमेरिका जो है 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और 1990 का ही दशक था जब भारत ने भी क्या किया था, अपनी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी नीति को 1991 में ही अपनाया था। डॉक्टर नरसिम्हा राव इनके कौन थे, प्रिंसिपल थे। इसके अलावा कि मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि हुई है, मजदूरों के प्रति क्या हुई है, शोषण में वृद्धि हुई है। इसके बाद में बहुत सारे युवा हैं, उनको नौकरी पे रखा जाता है, उनको बगैर बताए उनको जॉब से निकाल दिया जाता है या उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये कई बार ये नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे कि भाई मजदूरों को कभी भी जेल से या फिर किस तरीके से भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण ने असमानता और अस्थिरता को किस तरीके से बढ़ावा दिया है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण की परिभाषा लिखनी है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया वहाँ से लिखना, और वैश्वीकरण की आयाम, इसके आयाम बताया गया और इसकी अस्थिरता क्यों है इसके अंदर। तो विकासशील देशों में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं संप्रभु का आनंद हो रहा है। बहुत सारी विकसित जगहें हैं जहाँ पर जो है वो धीरे धीरे गंदी बस्तियाँ गायब होती जा रही है। तो उनका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है वो धीरे धीरे कितना अपना विकराल रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। वैश्वीकरण से देश के अंदर संपूर्ण हनन हो रहा है। हनन का मतलब क्या होता है, देश के अंदर मजदूरों के जो संप्रभुता है उसका हनन हो रहा है। देश जो है अपनी निर्णय प्रक्रिया ढंग से अच्छे से नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, विकासशील देशों में संस्कृति का खत्म होना। विकासशील देशों में संस्कृति का जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वैश्वीकरण के कारण फैली हुई लगती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विकासशील देशों में संस्कृति का भी आदान प्रदान वैश्वीकरण के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज एक देश की चीज़ दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश की चीज़ बनी हुई पहले देश में आ रही है। तो जो भी संसाधन के केंद्र थे, अब ऐसा नहीं है, उन संसाधनों को यूज़ करने के लिए हमें उन जगहों पर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक कार्यों के बीच में हम देखते हैं लोगों के बीच में कि भाई निर्भर होना पड़ता है। और विकसित देशों के पास इतनी समर्थन और इतनी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से आज वो इतनी ऊंचाई पर है और उनके उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप बन चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि देश, रोजगार, संचार और परिवहन, ये सारी चीज़ ऐसी है जो वैश्वीकरण के कारण फ्लो के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये लोगों के बीच में यही कुछ बातें हैं जो अमीरी गरीबी का अंतर हमारे सामने लाने का प्रयास करती है। स्थानीय बाजारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव, TNC MNC दुनिया के बाजारों पर अपना कब्जा कर लेती है और विकासशील उत्पादन जो देश हैंगे उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष मिल जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सस्ते और नॉर्मली अपनी बस दिहाड़ी निकालने के लिए काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण स्थानीय जो बाज़ार है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। पर बाज़ारों पर प्रभाव ये पड़ा है कि बाज़ार में आज ऑप्शन बढ़ चुके हैं। ऑप्शन बढ़ने के अलावा बाज़ार में हमें ये देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण के कारण वो अत्यधिक रूप से पैसा कमा रहे हैं या मनोरंजन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट कहें तो WB और IMF और WTO द्वारा बनाई गई नीतियों पर प्रभावशाली विकसित देशों का एक अर्थव्यवस्था, विकसित देशों का ही क्या अर्थव्यवस्था है। तो IMF क्या करता है, वैश्वीकरण के कारण इसकी वजह से भी, WB की वजह से भी और WTO की वजह से भी अस्थिरता बढ़ी है। अस्थिरता बढ़ने का मतलब है अमीरी गरीबी, और अमीरी गरीबी को अंत करने का मतलब यही है कि हम आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करके अच्छे तरीके से रहें। तो ये निष्कर्ष लिखना है, यहाँ पर आप निष्कर्ष लिख लेंगे इस क्वेश्चन का। यूनिट नंबर 4 है और ये सेकंड लास्ट यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषक वैश्वीकरण या फिर वैश्वीकरण पर कृषक के क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और आप लोगों को डायरेक्टली आंसर लिख देना है। तो विकासशील देशों में जो कि अभी भी औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और गुजरने की वजह से विकासशील देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं, उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है और इनके ज़रिए कुछ खास समस्याएं भी पैदा हो गई है, जैसे जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और दूसरों पर होने वाला निर्भर। ये सारे पॉइंट है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है। इसके अलावा वैश्वीकरण का अर्थ क्या है वो वहाँ पर आपको बताना है। वैश्वीकरण के साथ साथ देशों को एक नए सिरे से जोड़ने का, एक नए सिरे से निर्माण करने का कार्य क्या है और
एकीकृत रूप से हम इस संस्कृति को देखते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक जो प्रभाव है वो सारे के सारे प्रभाव इसके अंदर आप डाल सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ऑफशोर्स बैंकिंग यानी अपतटीय बैंक। अपतटीय बैंक होते क्या है? तो अपतटीय बैंक वो होते हैं जिसके जरिए, इन बैंकों के थ्रू एक देश की कंपनी दूसरे देशों में जाती है और उस देश में जाने के बाद में अपना बिजनेस करना चाहती है, तो अपने देश की करेंसी को वहाँ मंगवाती है अपने बैंक में, और उस बैंक से उस करेंसी को चेंज करवा कर वो इंटरनेशनली क्या करती है, सेल करती है। जो भी अपनी चीज़ों को उनको बेचना होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो अपतटीय बैंकिंग जो है उसको ऑफशोर्स बैंकिंग कहते हैं। 1990 के दशक में बैंकिंग उद्योग एक उद्योग बनकर ही रह गया या उभरा रहा, है ना। साथ ही इसके साथ हम देखते हैं वैश्वीकरण के कारण गतिविधियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अपतटीय बैंकिंग का एक प्रयोग ऐसा भी है जिसमें बैंक जो है वो देश के बाहर व्यापार करने में, कार्यालय के थ्रू कार्य करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें, अपतटीय बैंकिंग बैंकों को एक ऐसा बैंक है जिसको कि अनुषंगीय भी होता है, जिसमें जमानतकर्ताओं को, है ना, टैक्स या लाभ का वायदा भी देता है कि आपको इतना प्रकार का टैक्स लगेगा, और जो भी है वो पहले ही डील हो जाती है। इसके बाद में अपतटीय बैंकिंग वह बैंकिंग है जिसमें जमाकर्ता के पास में अलग से स्थान होता है। ये अपतटीय बैंकिंग के अंतर आता है कि अपने बैंक में कुछ पैसा रख रखा है वो तो ठीक है, लेकिन ये उसके भी अलग ही आता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के अंदर याद रखना है कि अपतटीय बैंकिंग ऐसे बैंक परियोजनाओं के साथ जुड़ के देखे जाते हैं जिसकी वजह से जो रेल परियोजना है ना, किसी देश के अंदर की, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को इन सरकार इनके थ्रू अगर कोई प्रोजेक्ट का वहाँ पर कार्य होता है, जैसे इंडिया में कोई सोवियत संघ या फिर अमेरिका, चाइना, जापान कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो सबसे पहले उसको हमें अच्छे तरीके से मेकओवर करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए मैं आगे बनाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, और सुबह भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी 5, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। बाकी हम आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम आगे की बात करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।